नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आई इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग प्रत्येक दिन क्या कर रहे हैं, जो पिछले एक वर्ष के करंट अफेयर्स हैं उसका रिवीजन आपको करा रहे हैं। पॉलिटी सब्जेक्ट के साथ मैं आता हूं, विभिन्न मुद्दों पर हमने चर्चा कर लिया है। आज कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें पहला जो टॉपिक होने वाला है वह राजनयिक पासपोर्ट का होने वाला है। अब राजनयिक पासपोर्ट चर्चा में क्यों आ गया? दरअसल जैसा कि आप सब जानते हैं, संसद के एक सदस्य हैं जिन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे थे, उसके बाद वो राजनयिक पासपोर्ट का दुरुपयोग करके जर्मनी भाग गए। अब इसके बाद ही ये तो चलिए न्यूज हो गया, हमारे लिए ये न्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट यह है कि फिर ये राजनयिक पासपोर्ट होता क्या है जिसका दुरुपयोग करने का आरोप जो है सांसद महोदय पर लगा है, उस पर जरा बात करते हैं। देखिए, जब बात किया जाएगा राजनयिक पासपोर्ट को लेकर के, तो इसके कुछ पहलू हैं, इसको समझना आवश्यक होगा। यह पासपोर्ट जो है भारत सरकार द्वारा अधिकृत या नामित व्यक्तियों को जारी किया जाता है, ठीक है। यानी कि सरकार जिसको अधिकृत करेगी, नामित करेगी, उन्हीं व्यक्तियों को यह मिलेगा। इन व्यक्तियों में कौन कौन शामिल हो सकते हैं यह महत्वपूर्ण है। देखिए, वे जो विदेश में रह रहे हैं और जिन्हें राजनयिक दर्जा दिया गया है, वे सरकारी अधिकारी जो राजनयिक कार्यों के लिए या आधिकारिक उद्देश्यों के लिए विदेश जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए पीएमओ के बहुत सारे अधिकारी होते हैं, उनको तुरंत फ्रांस जाना है, वहां कुछ काम के लिए, अमेरिका जाना है, तो इस तरह का अधिकार उनको दिया जाता है और इसकी वैधता भी है। अवधि एक तय कर दिया गया है कि 5 वर्ष या उससे कम समय होगा, ठीक है। अब होता क्या है ना कि ऐसे जो पासपोर्ट धारक व्यक्ति होता है उसको कुछ तरह का विशेषाधिकार दिया जाता है। बहुत सारे जो इंटरनेशनल लॉज हैं, रूल रेगुलेशन है, उसमें कुछ विशेषाधिकार, कुछ छूट इनको मिल जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि मेजबान देश में गिरफ्तारी उनकी नहीं हो सकता है, डिटेंशन से छूट हो जाता है, कुछ कानूनी कार्रवाई जो है वो भी उस छूट में शामिल है। कुछ देशों में अगर यह देखा जाए कि वीजा आवश्यकता जो है आमतौर पर विदेश मंत्रालय क्या होता है कि सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक कार्यों के लिए जो विदेश जाते हैं उनको देता है। वीजा नोट भी इसके लिए जारी किया जाता है। अगर बात किया जाए कि भारत के पास जर्मनी के अलावा कितने देशों के साथ राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा व्यवस्था है, तो यहां पर जवाब आएगा कि वह 33 है। जर्मनी के अलावा 33 अन्य देशों के साथ है। यह समझौता भारतीय राजनयिक पासपोर्ट धारकों को कितने दिनों तक? तो 90 दिनों तक, ठीक है। 90 डेज तक उस देश में वो बिना वीजा के साथ यात्रा कर सकते हैं। इसकी अनुमति जो है इन्हें दिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत चर्चा में रहा है, तो इस पर प्रश्न बनने की संभावना रहेगा। राजनयिक पासपोर्ट को अच्छे से तैयार कर लेना है। अब दूसरे टॉपिक पर आते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर्स, सीएससी भी चर्चा में रहा है। दरअसल इसकी स्थापना के 15 वर्ष पूरे हुए। कॉमन सर्विस सेंटर्स स्पेशल पर्पज व्हीकल यानी कि सीएससी एसपीवी, ये इसके 15 वर्ष पूरे हो गए हैं। और सीएससी जो है, सीएससी एसपीवी कॉमन सर्विस सेंटर्स योजना के क्रियान्वयन का निगरानी करने का काम करता है। तो जरा इसके विषय में कुछ बातें समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, इसे जो है आपसे मिनिस्ट्री अगर पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। अब कानून पूछा जाएगा तो कंपनी अधिनियम 1956 के द्वारा। ये दो बातें हो गया। अब यहां पर बात करना क्या है कि नागरिकों को सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए यह जो है केंद्रीकृत सहयोगी फ्रेमवर्क प्रदान करता है। इसका विजन क्या रखा गया है? इसके विजन में देखेंगे, नागरिकों के लिए सेवा प्रदान करने वाले केंद्रों के एक विश्वसनीय और सर्वव्यापी सूचना प्रौद्योगिकी आधारित नेटवर्क के रूप में विकसित करना इसका एक उद्देश्य रखा गया है। कॉमन सर्विस सेंटर्स यानी कि सीएससीज के विषय में पूछा जाएगा तो यह देखिए, ये 2006 में शुरू की गई एक राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना। ध्यान देना है, सबसे पहले राष्ट्रीय शब्द पे ध्यान दीजिए। राष्ट्रीय यानी कि नेशनल लेवल पर यह होगा। 2006 में शुरू किया गया ई गवर्नेंस, है ना। तो ई गवर्नेंस योजना के तहत 3 स्तंभों में से एक है। यहां पर जो है इसके तहत 2 स्तंभ क्या है? कनेक्टिविटी है और राष्ट्रीय डेटा बैंक या राज्य डेटा केंद्र की बात की जाएगी। यहां पर समझना है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को एकीकृत तरीके से सरकारी, निजी और सामाजिक क्षेत्र की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए यह केंद्र जो है मदद करता है। अब इसमें एक बात यह भी ध्यान रखा गया है कि यह देश में, चूंकि हम जानते हैं कि हमारा देश जो है विविधताओं से भरा हुआ देश है। विविधता कहने का मतलब अलग अलग भाषाई लोग हैं, अलग क्षेत्र है, संस्कृति है, ये सब चीजें हैं। इस बात का भी इसमें ध्यान रखा गया और इस बात को ध्यान में रखते हुए पैन इंडिया नेटवर्क के रूप में इसको बनाया गया है। अब इसमें बात करेंगे कि कुछ सेवाओं को लेकर के, तो देखिए, सरकार से नागरिक सेवाएं यानी कि गवर्नमेंट टू सिटीजन की बात की गई है। जैसे आधार कार्ड से जुड़ी सेवाएं हो, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग हो, ये सब। व्यवसाय से उपभोक्ता सेवाएं
यहाँ पर, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर की बात किया गया है, जैसे भारत बिल पेमेंट सिस्टम, मोबाइल और डीटीएच रिचार्ज आदि। वित्तीय सेवाएं की बात करेंगे तो बैंकिंग, बीमा, पेंशन और ये सारी चीजें जो है, अन्य चीजें भी इसमें ऐड किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट अब चर्चा करेंगे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, यानी कि WPFI 2024। इसको जो है आप 5 स्टार लगाइए, क्योंकि जब भी ये आता है भारत को लेकर के काफी चर्चा किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वैश्विक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जब भी जारी होता है, 2024 को लेकर के हम बात करेंगे, तो इसमें 180 देश शामिल हैं और 180 देशों में भारत का जो स्थान रहा है ना, वह 159वां रहा है, यानी कि नीचे से भारत टॉप किया है। तो इसको लेकर के बहुत हाई तौबा मचता है कि वह देश जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र खुद को कहता है, वहां पर प्रेस की स्वतंत्रता जो है वह नहीं है। यह मुद्दा आता है। प्रमुख बिंदु क्या है? देखिए, यह सूचकांक पेरिस स्थित, अब ध्यान देना है, फैक्ट कुछ आ गया, पेरिस स्थित रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स RSF द्वारा जारी किया जाता है। पहला स्टेटमेंट, यह संगठन सूचना की स्वतंत्रता की रक्षा और प्रसार में दुनिया में अग्रणी गैर सरकारी संगठनों में शामिल है, यानी कि NGO जिसको आप कहते हैं। लेकिन मुद्दा क्या है कि सूचना के प्रसारण में स्वतंत्रता कितना है ना, इस बात को लेकर के बातें की गई है। यह सूचकांक विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, यानी कि यह जो है 3 मई को होता है। इस तरह के फैक्ट आजकल यूपीएससी में पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान देना है। वर्ष 2024 के विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम जो था, प्लेनेट के लिए प्रेस, पर्यावरणीय संकट के समय पत्रकारिता। आप जान रहे हैं कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का टाइम है और इस वजह से पूरी दुनिया में जो है पर्यावरण संकट आ रहा है। तो उस समय पर जर्नलिज्म करना कितना टफ हो सकता है, या एक मुद्दा ये कि उस समय के जो जर्नलिस्ट होंगे, यानी कि अभी के समय के, उनके क्या दायित्व हैं पर्यावरण के तहत और वो किस तरह से पत्रकारिता करें, वो जो जनसंचार का काम है कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस बात को लेकर के बात किया गया है। इसमें जो रैंक दिया गया है उसमें जो शीर्ष 3 देश इसमें रैंक में रहे, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन, ये 3 देश टॉप पे रहे। सूचकांक की रैंकिंग जो है वह 5 संकेतकों के आधार पर तैयार किया जाता है। वो संकेतक क्या है कि राजनीतिक माहौल उस देश का क्या है, उसका क्या प्रभाव प्रेस पर पड़ता है, आर्थिक, फिर विधायी, फिर सामाजिक और सुरक्षा के मुद्दे भी इससे जोड़े जाते हैं। देखिए, आगे चल करके एक मुद्दा जो अभी देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको 5 स्टार लगा लीजिए। देश में पहली बार इस तरह के मुद्दा आया है। क्या है? सह जिला पहल, को डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव। क्या है ये? देखिए, सबसे पहले इसको समझिए। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि एक हो गया नेशनल लेवल की हम बात करते हैं ना, यानी कि राष्ट्रीय स्तर, और फिर हो गया हम स्टेट की बात करते हैं, और स्टेट, विभिन्न स्टेट के बाद हम क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं ना, और डिस्ट्रिक्ट के बाद इसके अंदर और जाते हैं तो हम फिर पंचायत की बात करते हैं, नगर निगम की बात करते हैं, है ना, ये सारी चीजें जानते हैं। यानी कि इस तरह से प्रशासन की इकाई इस तरह से हमारे यहाँ बना हुआ है। लेकिन एक बात समझिए, अच्छा, डिस्ट्रिक्ट में भी जब बात करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट में के नीचे हम लोग जब जाते हैं तो सब डिवीजन की बात करते हैं, उसके नीचे क्या, ब्लॉक बात करते हैं, प्रखंड, ये बीच की इकाई है वहां पर। लेकिन यहाँ पर असम सरकार के द्वारा एक अद्भुत निर्णय लिया गया है, एक बेहतर निर्णय भी कह सकते हैं, और जिला प्रशासन के भीतर एक सह जिला की स्थापना की बात की गई है। यानी कि सिविल सब डिवीजन की मौजूदा प्रणाली की जो है उसके स्थान पर एक शुरू किया जाएगा। यानी कि ध्यान देना है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट, जिला के अंदर एक जिला। तो ये असम में शुरू हुआ है, क्या हो सकता है देश के अन्य राज्यों में भी आने वाले समय में हो जाए। ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर देश के जो प्रशासनिक संरचना है उसमें बड़े स्तर पर बदलाव देखने को मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट के नीचे भी आपको जो है कोड डिस्ट्रिक्ट्स नजर आएंगे, है ना। जैसे अभी डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के नीचे अभी क्या होता है, हम लोग सब डिवीजन की बात करते हैं। उसके नीचे क्या होता है, हम लोग ब्लॉक कहते हैं। ब्लॉक के नीचे क्या होता है, या तो हम लोग कहते हैं नगर निगम, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में हम पंचायत की बात करते हैं ना, ये सारी चीजें होता है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट के नीचे कभी भी कोई डिस्ट्रिक्ट्स की बात नहीं किया गया। तो यहाँ पर यही है कि जिलों के नीचे एक लघु प्रशासनिक इकाइयां होगा। यहाँ का प्रशासनिक प्रमुख जो है सहायक जिला आयुक्त रैंक का अधिकारी होगा, उसके पास जिला आयुक्तों के समान ही शक्तियां और जिम्मेदारियां भी होगी, तो यह भी समझना है। अब इसके महत्व को देखिएगा तो निश्चित तौर पर प्रशासन का विकेंद्रीकरण होगा। अभी जो प्रशासन है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पूरी तरह से एकजुट रहता है, सिमटा हुआ रहता है, उसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे विकेंद्रीकरण उसका होगा। और इस वजह से क्या होगा, गुड गवर्नेंस को बढ़ावा मिलेगा, शासन को अधिक लोगों तक पहुंचाया जाएगा, नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान किया जाएगा, उसमें सुधार होगा, और लोग निश्चित तौर पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाएंगे। अब यहाँ पर कोई डिस्ट्रिक्ट का अगर पहला आएगा तो घर के नजदीक ही उनको पूरी तरह की जो सरकारी सेवाएं हैं वो वहां पर प्रदान की जाएगी। ये इसका एक फायदा हो सकता है। फिर से बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। पर्यावरण मुद्दों का संवैधानिकरण, 5 स्टार लगाइए।
छोड़ के तो जाना ही नहीं है। इस प्रश्न को इतना महत्वपूर्ण है, पहले भी मैंने कई बार चर्चा किया है। क्या हुआ है इसमें पूरी तरह से जो चर्चा आएगा वो आर्टिकल 21 आएगा। फिर से बता दूं, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ पहले भी पिछले 5 साल में यूपीएससी 2 बार पूछ चुकी है इस प्रश्न को, और बहुत ही आसान शब्दों में थोड़ा बहुत घुमा करके पूछ लिया गया है। इस बार भी प्रबल संभावना है कि आर्टिकल 21 पूछा जाए आपसे। क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है कि जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त रहने के अधिकार को भी संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत शामिल कर लिया जाना चाहिए। ये 14 और 21 क्या है? फंडामेंटल राइट्स है, हमारा मौलिक अधिकार है, जो संविधान के भाग 3 में यहां पर दिया गया है। यानी कि स्टेट के लिए क्या है? बाध्यकारी है, स्टेट इससे वंचित नहीं कर सकता हमें। यानी कि दिल्ली में स्वच्छ हवा चाहिए, यमुना के साफ सफाई चाहिए, ये सारी बातें की जाएगी आने वाले समय में, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स नागरिकों का ये हो जाएगा। अब यहां पर इस विषय में कुछ बातें हैं, उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले यह निर्णय जो है ग्रेट इंडियन और उनके पर्यावरण क्षेत्र की सुरक्षा के संबंध में दायर जो याचिका है एमके रंजीत सिंह और अन्य बनाम भारत संघ, ये दोनों फैक्ट ध्यान रखिएगा, और अन्य के तहत दिया गया। अब आगे जो बात करेंगे वह हम अनुच्छेद 14 की बात करेंगे, और हमारे लिए जो आर्टिकल आने वाले समय में इंपॉर्टेंट होगा आर्टिकल 14, 19 और 21 मुख्य रूप से ये जरूरी है, इसी का विस्तार किया गया। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है? सुप्रीम कोर्ट जो है वह अगर लगता है कि विधायिका ने जो कानून बनाया है वो संविधान सम्मत नहीं है, तो निश्चित तौर पर उसको रद्द करने का काम करती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वह संविधान का व्याख्या भी करे। तो सुप्रीम कोर्ट लंबे समय से क्या कर रही है कि कुछ आर्टिकल का वह विस्तृतकरण कर रही है, जिसमें आर्टिकल 21 भी आता है। पहले भी जो है इसमें अगर देखेंगे तो निजता का अधिकार, राइट टू लाइफ जो है, जो आर्टिकल 21 है, उसी के तहत कहा गया कि भाई निजता का अधिकार भी इसी का हिस्सा है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह भी आर्टिकल 21 का ही हिस्सा है। तो अनुच्छेद 14 पे जब चलेंगे तो इसके तहत आप जानते हैं कि समानता के अधिकार की बात की गई है, और अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार की बात की गई है, और यह मूल अधिकारों की गारंटी देता है। तो कोर्ट ने 3 मूल अधिकारियों को बात किया, एक आर्टिकल 14 जो समानता के अधिकार, एक आर्टिकल 19 जो वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, और अनुच्छेद 21 जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार देता है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस दायरे को और थोड़ा सा व्यापक बनाया जाए, और ये करने के लिए उसने अपने शक्ति का प्रयोग किया है। आने वाले समय में निश्चित तौर पर पर्यावरण के जो इश्यूज है, खास करके जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, उस वजह से जो गवर्नमेंट है उस पर दबाव पड़ने वाला है, और गवर्नमेंट से डिमांड किया जाएगा नागरिकों का कि हमें स्वच्छ वायु दीजिए, स्वच्छ वातावरण दीजिए। ये हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के तहत, क्योंकि यह हमारे जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो इसीलिए यह टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। मान के चलिए कि यूपीएससी में प्रीलिम्स में यहां से प्रश्न आ रहा है, तो अच्छे से तैयार करके जाइए। शब्द घुमाया जाएगा, निश्चित तौर पर यूपीएससी सीधे प्रश्न नहीं देने वाला है। तो अच्छे से जितना इसको पढ़ पाएंगे, जितना एक्सप्लेन कर पाएंगे अपने दिमाग में, कुछ क्वेश्चन इस पर सॉल्व कर पाएंगे, तो उसके लिए आपको आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिए। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।